हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बोले हैं कि बहुत ही जल्द आपका सिलेबस हम खत्म करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का जो चैप्टर 11 है ना। यानी आज से प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कदम रख चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 11 है, जिसका नाम क्या है आपको ध्यान में रखना है। जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिसका नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी करना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग डेली सुबह में 5 बजे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास करना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबको तो गुड मॉर्निंग, और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो यहाँ पे नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, सब्जेक्टिव का पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ, गेस प्रश्न का पीडीएफ, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ पे एक हम नंबर नोट कर देते हैं। नंबर नोट कीजिए मेरा बाबू 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से पीडीएफ और नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में आपको इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपको नोट्स बनाते जाना है, पहले समझना है और उसको नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाते रहिएगा तो लिखते लिखते क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो इसलिए नोट्स आप लोग ऐसा मत कीजिए कि पीडीएफ से ही सिर्फ पढ़िए, आप उसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, ताकि लिखते लिखते आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विकिरण तथा मतलब द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि ये जो चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे 2-3 टॉपिक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 टॉपिक है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला जो टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखे, ठीक है। उससे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना है कि उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखने का। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है। सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये क्या है, मान लेते हैं कि कोई धातु है, ठीक है, ये धातु है, ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा एक धातु है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा एक क्या है, धातु है। ये हमारा एक क्या है, धातु है। ये हमारा एक धातु है, ठीक है। अभी आप लोग आराम से समझिएगा, पूरा समझ में भी आएगा। ये हमारा एक धातु है, ठीक है। मान लीजिए धातु है तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। बच्चे कमेंट करके बताइए कि मान लीजिए कि कोई भी धातु है तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। तो अगर ये धातु है, धातु का प्लेट है, तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना। इसमें क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो धातु होगा इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे, ठीक है। क्योंकि धातु में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि आयनों में किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, जलीय विलयन में अगर पूछा जाए तो आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए ये धातु है, और धातु अगर मान लीजिए कि धातु का प्लेट है, ठीक है। तो अगर धातु में अगर आपसे बोला जाए कि विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो आप बताते हैं कि सर जी विद्युत धारा का प्रवाह धातु में किस प्रकार से होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पे आइए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहां पे लिखा हुआ है कि जब किसी धातु प्लेट, ये क्या है हमारा धातु का प्लेट है, याद रखिएगा ये क्या है हमारा धातु का प्लेट है। तो यहां पे हम लिख देते हैं धातु
प्लेट, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी धातु प्लेट पर उष्मा प्रदान किया जाता है। उष्मा कैसे प्रदान होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये तो ज्यादा ही कुछ ऊपर बना दिए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, चाहे कोई भी है, इससे क्या निकलेगा, उष्मा निकलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से किरणें क्या हो रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब तो ये हम ज्यादा ऊपर बना दिए हैं, अब क्या करें, अब इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पे समझ लीजिए, यहीं पे हम छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है। अब ये सूर्य है प्यारे बच्चों, तो इससे मान लीजिए कि इससे क्या निकल रही है, हमारी उष्मा निकल रही है। यानी इससे क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। और कहां पे जा रहा है, आपको ध्यान में रखना है कि इस धातु प्लेट पे जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों से ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो याद रखना है कि उष्मा उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहते हैं। तो जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा प्रदान किया जाता है तो उस धातु प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या कर लेते हैं, आपको याद रखना है कि जैसे ही मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, उष्मा आता है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, उस उष्मा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब अवशोषित होकर मजबूत हो जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे बाहर निकलने लगते हैं। यहां पे क्या होता है कि यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, इससे बाहर निकलने लगते हैं। इससे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। जहां जहां पे पड़ेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां से क्या होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकलने लगेंगे। समझे, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। समझ में आया, सभी बच्चे बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ठीक है। फिर से समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है, कि जब किसी धातु प्लेट, अब धातु प्लेट है तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि धातु में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। तो जब ये धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होता है कि जब ये प्रकाश से क्या करते हैं, उष्मा को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं। यानी जब इन पे प्रकाश की ऊर्जा आती है तो ये क्या करते हैं, इस ऊर्जा यानी उष्मा को अपने अंदर क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जब अवशोषित कर लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, इस धातु प्लेट से बाहर निकलने लगते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यानी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है। ठीक है, कि जब किसी धातु प्लेट पे, जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा का प्रदान किया जाता है, यानी उष्मा प्रदान किया जाता है, जब किसी धातु प्लेट से उष्मा को प्रदान किया जाता है तो क्या होता है, धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। कैसे, हमारा ये धातु प्लेट है, इस पे क्या हो रहा है, सूर्य का ऊर्जा आ रहा है, मतलब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर वाले, अब ये क्या होगा, ऊपर आएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें बाबू ऊर्जा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा कि जिससे ये निकल पाए। उतना आवृत्ति इसको आना चाहिए, इसका तरंग दैर्ध्य मतलब इतना इसके ऊपर आना चाहिए जिससे ये पूरा ताकतवर हो जाए और ये निकल पाए। लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर वाला जितना भी होगा वो क्या होगा, इन पे उतना आएगा और ये क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे उस उष्मा को और एकदम ताकतवर हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे भी आएगा, मान लीजिए कि किरणें जो होती हैं, याद रखिएगा ये जो किरणें हैं अगर मान लेते हैं कि ये इन्हीं भी इलेक्ट्रॉनों के पास आती हैं तो ये क्या करेंगे, ऊपर ही आके अटक जाएंगे, पूरा निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों उतना इन लोगों को ताकत चाहिए, है ना, उतना अवशोषित करना चाहिए, तो उतना की मात्रा में ये अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, कि जब किसी धातु के प्लेट पे उष्मा का क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि प्रदान किया जाता है, उष्मा प्रदान किया जाता है। तो इसमें से क्या होता है, धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बताइए सभी बच्चे, बताइए क्लियर हो गया, बहु बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। अब देखिए कार्यफलन क्या होता है, यहां पे समझिएगा कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, याद रखिएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे धातु की सतह को देने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, और इसे W0 से सूचित किया जाता है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम है समझाने के लिए कि कार्यफलन किसे कहते हैं। तो अगर बात की जाए कार्यफलन की, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे धातु की सतह पर देने पे क्या हो जाए, धातु जो होते हैं प्यारे बच्चों, धातु में से जब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना होने लगे। बाबू एक बात बताइए कि जब धातु पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लीजिए कि धातु है, अब धातु में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जब ऊर्जा प्रदान किया जा रहा है तो ये अपने ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। यानी न्यूनतम ऊर्जा जो लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को
उत्सर्जित होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि उसे ही हम लोग कार्यफलन कहेंगे। यानी याद रखिएगा यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि कार्यफलन क्या है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे धातु की सतह पे देने पे, वह न्यूनतम ऊर्जा यानी उसको उतना ऊर्जा मिलना चाहिए तभी वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। उतना की मात्रा में अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो यहाँ वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना उत्सर्जित नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब करता है कि जब उष्मा आता है वो अवशोषित पूरा करके ताकतवर हो जाता है, उतना उसको ऊर्जा मिल जाता है जिससे क्या करता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्यारे बच्चों, निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा यानी याद रखना कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह पे देने पे जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन याद रखना है कि कार्यफलन का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है आपको पता है, 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि कार्यफलन को किससे सूचित किया जाता है, तो इससे सूचित किया जाता है W0 से। W0 इक्वल टू क्या होता है, H न्यू नॉट। याद रखना है W0 इक्वल टू क्या होता है, H न्यू नॉट होता है। और आपको याद रखना है कि H इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लांक स्थिरांक होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। ठीक है, H न्यू इक्वल टू क्या मतलब, H का मतलब क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। आपको इतना याद रखना है कि अगर आपसे वर्क फंक्शन पूछे तो वर्क फंक्शन यानी याद रखिएगा कि कार्यफलन बराबर क्या होता है, W0 से इसे सूचित करते हैं और ये बराबर होता है H न्यू नॉट के। ठीक है, H न्यू नॉट के, जहां पे H क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि प्लांक स्थिरांक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको कार्यफलन समझ में आ गया कि कार्यफलन आखिर होता क्या है, आपको समझ में आ गया कि कार्यफलन क्या होता है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसपे क्या हो, धातु पे जब पड़े तो जितना न्यूनतम ऊर्जा उस पे पड़े जिससे क्या हो, हमारा धातु का इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे, तो वही न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसका मान क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। लेकिन आपको इतना भी याद रखना है कि इसको W0 से सूचित किया जाता है और W0 बराबर क्या होता है, H न्यू नॉट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब यहाँ पे हम आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट करके लिखिएगा कि बाबू इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उत्सर्जित हो सकते हैं। बाबू इलेक्ट्रॉन जो है धातु के प्लेट से कैसे कैसे उत्सर्जित हो सकते हैं, ये आप बताइए हमको। पहला क्या होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जैसे प्रकाश से क्या आ रहा है, उष्मा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करके वहां से उत्सर्जित हो रहा है। तो पहला जो होता है प्यारे बच्चों, किस किस प्रकार से बाबू धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो पहला होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। याद रखना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, याद रखना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण क्या होगा हमारा, आपको याद रखना है कि उष्मा का उत्सर्जन होगा। दूसरा बात करें तापीय उष्मा, यानी जब हम टेम्परेचर देंगे किसी धातु को, जब गर्म करेंगे तभी हमारा क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। पहली बात तो प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव से हमारा उष्मा उत्सर्जित होता है, यानी कहने का मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद से एक और विधि है जिससे हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं, कौन सा है, आपको याद रखना है कि तापीय वैद्युत, मतलब याद रखना है कि तापीय प्रभाव यहां पे लिख सकते हैं, तापीय प्रभाव लिख सकते हैं। ठीक है, ताप जब देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, धातु में से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तापीय उत्सर्जन द्वारा। यानी जब ताप देंगे, तापीय प्रभाव लिखिए या यहां पे तापीय उत्सर्जन लिख दीजिए, तापीय उत्सर्जन। ठीक है, तापीय प्रभाव या तापीय उत्सर्जन द्वारा भी हमारे क्या होंगे प्यारे बच्चों, धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। दूसरा होता है वैद्युत क्षेत्र द्वारा, है ना, वैद्युत बाबू बल द्वारा, याद रखना है। तीसरा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा या वैद्युत बल द्वारा भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, है ना, वैद्युत क्षेत्र ही लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी बाबू हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये इतना आपको बेसिक के लिए बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे उत्सर्जित होंगे। तो पहला तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा क्या होते हैं, किसी धातु पे पड़ता है तो क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं और इलेक्ट्रॉन मजबूत हो जाते हैं, तो उस धातु प्लेट से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो पहला हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा क्या होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। दूसरा यहाँ पे किसके द्वारा होते हैं, तापीय उत्सर्जन
द्वारा कि जब हम हीट देते हैं तो उसमें से भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना, ये भी आपको पता है। और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा भी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये 3 प्रकार से उत्सर्जित होते हैं। लेकिन आपकी कक्षा में क्या पढ़ना है, ओनली प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम को लिखें। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो याद रखना है, फिर से हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई धातुई प्लेट है, ठीक है। अब धातुई प्लेट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धातुई प्लेट है, तो धातुई प्लेट में इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ना, तभी तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, तभी तो ये धातुई प्लेट होगा। यानी धातु में अगर आपको बोला जाए कि धातुई चालक में बाबू मतलब धातुई चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो आप बताते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब ये हमारा मान लीजिए कि सूर्य है, जब इससे क्या हुआ हमारा, याद रखना है कि इससे यहाँ पे ऊर्जा आया, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कि ऊर्जा आया, तो इसमें क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण कर लिए, है ना, उष्मा को इसके, और ग्रहण करके मजबूत करके क्या हुए प्यारे बच्चों, इससे जब ये निकला तो ये क्या किए, इससे क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे, जो हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। उसी प्रकार ये भी होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। यानी जब किसी धातु प्लेट पे, याद रखना है कि जब किसी धातु प्लेट पे प्रकाश की प्यारे बच्चों क्या होती है, याद रखना है कि प्रकाश जब यहाँ पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, उष्मा अवशोषित करता है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बताइए, चल जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया। फिर से समझाएं कि जब किसी धातु प्लेट पे बाबू उष्मा को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, यानी उष्मा को दान दिया मतलब दिया जाता है। याद रखेंगे कि जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा को दिया जाता है तो इस क्या होता है, धातुक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि जब कुछ पदार्थ पर, याद रखना कि जब कुछ पदार्थ पर उचित तरंग दैर्ध्य का पदार्थ डाला जाता है, यानी उचित तरंग दैर्ध्य वाला कोई भी प्रकाश डाला जाएगा, तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। और प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, कि जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा प्रदान किया जाता है तो धातु प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और इसी को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। कि जब किसी धातु प्लेट पे प्रकाश आती है ना, याद रखना है कि जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा दिया जाता है, याद रखना है कि जब किसी धातुक प्लेट पे प्यारे बच्चों उष्मा प्रदान किया जाता है तो धातुक प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो जब भी किसी धातु प्लेट पे उष्मा को दिया जाता है तो प्यारे बच्चों उस धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। उसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब चलिए इसके नियम के बारे में देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे चेक कीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। तो देखिए प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है बाबू, प्रत्येक धातु के लिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है। हमने आपको क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन बाबू, ये जो प्रकाश आता है, उष्मा जो प्रकाश में से उष्मा निकलती है तो ये अवशोषित करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उतना आवृत्ति का ये नहीं कर पाता है जिससे ये उत्सर्जित हो सके। तो और ऊपर वाला होता है कि वो उतना न्यूनतम ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, इतना अवशोषित कर लेता है कि इस धातु प्लेट से निकल पाए, है ना। तो उतना न्यूनतम ऊर्जा अपने आप में अवशोषित करेगा तभी निकलेगा। ये उतना उष्मा का अवशोषण नहीं करता है तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फंस जाता है, लेकिन ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब उत्सर्जित हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा सभी बच्चे, कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है। प्रत्येक धातु के लिए क्या होगा, एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्यारे बच्चों संभव नहीं है। हमने बता दिया ना कि एक आवृत्ति होगी, उतना वो अगर इलेक्ट्रॉन उष्मा को अवशोषित करेगा, उतना मजबूत होगा तभी निकलेगा, है ना। वो उतना मजबूत होगा तभी निकलेगा, उससे अगर कम मजबूत है तो वो नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना बाबू। उतना वो अवशोषित करेगा तभी वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वही बताया जा रहा है कि इसका नियम क्या है, कि प्रत्येक धातु के लिए, हर एक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिससे अगर नीचे रहेगा,
आवृत्ति, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी हो, लेकिन उसकी प्यारे बच्चों आवृत्ति अगर निश्चित होती है, अगर उससे नीचे है तो नहीं निकलेगा, अगर उससे ऊंचा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होंगे। पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब चलिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पे सभी बच्चे समझिएगा, सभी बच्चे बाबू बोला क्या जा रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे बाबू, जब प्रकाश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी जो संख्या होगी ना प्यारे बच्चों, आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। याद रखिएगा, ये जो तीव्रता होगी ये समानुपाती होगी किसके, तो प्यारे बच्चों याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों के, है ना, इलेक्ट्रॉनों के। यानी जितना तीव्रता अधिक होगा इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से निकलेगा, जितना तेजी का तीव्रता होगा उतना तेजी से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है। जितना तीव्रता कम होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आपसे यही बोला जा रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित किरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या बोला जा रहा है कि इसकी तीव्रता के समानुपाती होता है, कि तीव्रता ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या होगा बाबू, उत्सर्जित होगा, और तीव्रता कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होगा। तो ये इसके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होते हैं। ये भी आपको लिख दीजिएगा, जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होगा, ठीक है। अगला आ जाइए कि प्रकाश उत्सर्जन एक ऐसी घटना है जो क्षण भर में घट जाती है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ये पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही किसी धातु प्लेट पे, मान लीजिए ये क्या है, हमारा धातु प्लेट है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। धातु प्लेट है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे पड़ेगी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही प्रकाश पड़ेगी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्षण भर में होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि इस पे टाइम लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको पता लग गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी धातु प्लेट पे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उष्मा प्रदान किया जाता है, तो उस धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका नियम की बात करें तो इसका नियम क्या है कि प्यारे बच्चों याद रखना है, पहला नियम है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होता है। अगर उस आवृत्ति से कम गया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे उसकी प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि तीव्रता कितना भी हो, है ना। आवृत्ति क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब याद रखिएगा कि उत्सर्जित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपतित किरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होंगे। यानी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी जितना तीव्रता ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना तेजी से होगा। और तीसरा अगर बात किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि जितना गतिज ऊर्जा ज्यादा आवृत्ति उतना हाई होगी, ठीक है। जितना आवृत्ति ज्यादा उतना गतिज ऊर्जा ज्यादा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रकाश उत्सर्जन है ना, याद रखना है कि जो प्रकाश उत्सर्जन है एक ऐसी घटना होती है जो क्षण भर में हो जाती है। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए अब आइए कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति क्या है ये भी पढ़ना जरूरी है कि देहली आवृत्ति क्या है। आवृत्ति, ठीक है। देहली आवृत्ति क्या होता है, तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, इस आवृत्ति को पदार्थ का देहली आवृत्ति कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं, पदार्थ का देहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए देहली आवृत्ति भी वही चीज है कि वह न्यूनतम आवृत्ति। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि आपको हम पहले क्या बताएं कि वह न्यूनतम आवृत्ति, अगर आवृत्ति कम होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। अभी हमने नियम में पढ़ा कि बाबू अगर इलेक्ट्रॉन आवृत्ति कम है, अगर लिखा गया है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी आवृत्ति कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित नहीं होंगे। वही बात यहां पे आपको बताना है कि देहली आवृत्ति क्या होता है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ पे प्रकाश को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके,
जिसके मतलब उतना आवृत्ति होना चाहिए जिससे प्रकाश क्या हो, मतलब प्रकाश पड़ने पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन हमारा उत्सर्जित होने लगे। इतना न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या हो, जब किसी धातु पे प्रकाश पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों, आवृत्ति को आपको याद रखना है कि यहाँ पे न्यू नोट से सूचित किया जाता है, न्यू नोट से सूचित किया जाता है, आपको याद रखना है, न्यू नोट से सूचित किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। तो देहली आवृत्ति आपको समझ में आ गई, एक बार बताइएगा, देहली आवृत्ति आपको समझ में आ गई कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे हमारा किसी धातु पे प्रकाश पड़ने पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, उसी को कहते हैं बाबू देहली आवृत्ति। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया देहली आवृत्ति क्या होता है। अब चलिए ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यही सबसे मेन है, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसको लम्बा चमा के बड़ा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो भी है ना लिखने में टाइम लग जाता है। अब बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि आके लिखते हैं, लिखते लिखते टाइम बाबू निकल जाता है। एक अभी हम आपको बहुत तेजी से करा दिए, वही हम लिख लिख के बताते तो इसमें एक को घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, हम खुद मेहनत करके टाइप करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, हमको खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन को हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण या सूत्र की उत्सर्जन यानी उत्सर्जन और सूत्र की बाबू स्थापना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र को भी क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, जो कि 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो वही ना है, एक ही चीज है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कि वह प्यारे बच्चों याद रखना है कि वह याद रखना है, सॉरी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी धातु प्लेट पे, है ना, जब किसी धातु प्लेट पे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, यानी उष्मा दिया जाता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे याद रखना है सबसे पहले कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश के प्रभाव से, याद रखिएगा, प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। सिंपल सा वही बात है कि जब किसी धातु प्लेट पे प्रकाश को डाला जाता है, यानी यहां पे याद रखना है कि जब किसी धातु प्लेट पे उष्मा प्रदान किया जाता है तो उस धातु प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। या आप सिंपल में ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रभाव से धातु से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। अब देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या याद रखना है कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे क्या किया था, तो प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने क्या किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के, प्यारे बच्चों याद रखना है कि आधार पे किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है, अब देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे यहाँ आप देखिए बंडलों तथा पैकेटों के रूप में चलता है। यानी ये जो प्रकाश होता है ना, ये जो प्रकाश होता है, ये जो निकलता है ना, इसमें जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इनके अनुसार, यानी इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, फिर जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में चलती है। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि ये धातु है और यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या करेगी, इनके रूप में ये चलती है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो किरण आता है इसको फोटोन ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, और इसको किससे सूचित किया जाता है, एच न्यू से सूचित किया जाता है। प्रकाश के फोटोन को याद रखना है, प्रकाश के फोटोन को अभी आपको जरूरत भी पड़ेगा इसका सूत्र के लिए। ठीक है, प्रकाश के फोटोन को किससे सूचित किया जाता है, तो एच न्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहां एच क्या है बाबू, न्यू क्या है, आवृत्ति है, तथा एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है। एच क्या है प्यारे बच्चों, आवृत्ति है, यहाँ पे सॉरी याद रखना है कि जहां पे न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है, और एच क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है, जिसका मान क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ये भी आपको याद रखना है। और प्रकाश की तीव्रता इन्हें फोटोन की संख्या पर क्या होती है, निर्भर होती है। प्रकाश की जो मतलब तीव्रता होती है फोटोनों की संख्या पर निर्भर होती है। नहीं समझ में आया, अब चलिए हम आपको अपने मतलब अंदाज में आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है
कि आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, और बाबू यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, समीकरण तथा निगमन सिद्ध कीजिए तथा सूत्र उत्सर्जन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आइंस्टीन के हिसाब से, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या कहता है कि जब किसी धातु प्लेट पे प्रकाश बाबू पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। आइंस्टीन ने प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे किया था। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे किया था। और आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश है ना प्यारे बच्चों, छोटे छोटे फोटोन के बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, जिसपे क्या होता है, धातु पे पड़ता है और उससे इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये मेरा भाषा है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी साथ में आपको याद रखना है कि ये इसको एच न्यू से सूचित करते हैं, एच न्यू नॉट से नहीं, एच न्यू से सूचित करते हैं। जहां न्यू क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश की आवृत्ति है, और एच क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि एच हमारा प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.6 × 10 की पावर माइनस जूल प्रति सेकंड, मतलब जूल सेकंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोन की संख्या पे क्या होती है, निर्भर होती है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है इन्हीं फोटोनों की संख्या पे निर्भर होती है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम समीकरण यहाँ पे शुद्ध करते हैं। अब समीकरण की बात आता है, तो हम समीकरण को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सूत्र इसका निकालेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको याद रखने के। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अगर बोला जाए कि सूत्र क्या होगा, है ना, तो आप सूत्र निकालना सीख लीजिए। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले कि जब कोई प्रकाश सीधी धातु प्लेट पर गिरता है, मान लीजिए कि जब कोई ये प्रकाश है सीधी धातु प्लेट पे क्या होता है, गिरता है, तो उस कई फोटॉन अपनी समस्त ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। अरे चेला, तो ये कब से तो हम यही बात बता रहे हैं, कब से तो हम यही बात बता रहे हैं कि क्या होता है कि जब किसी धातु प्लेट पे क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, जब किसी धातु पे जो प्रकाश से फोटोन की जो उष्मा आती है, ऊर्जा आती है, उसे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे ही मजबूत होते हैं तो प्यारे बच्चों उनको न्यूनतम ऊर्जा मिल जाती है उतना, जिससे वो क्या करे, धातु प्लेट से निकल जाए, तो वो उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को तो बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कब से तो यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश सीधी धातु प्लेट पर गिरता है तो उसमें फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, देता किसको है, जो ज्यादा ऊपर रहेगा उसको। ठीक है, इस कारण उस फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस कारण क्या होता है कि उस फोटोन का जो अपना अस्तित्व होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, समाप्त होता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को 2 भागों में खर्च करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है जब निकलता है तो इसको 2 भागों में खर्च करता है। पहला यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग सतह तक आने में वो मतलब जो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होता है कुछ भाग जो होता है कि उसके सतह तक आने में ही खर्च हो जाती है, और प्यारे बच्चों जिसे इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तथा बाकी शेष ऊर्जा होते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में भी मिल जाती है। यानी तब इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल ऊर्जा जो होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है बाबू, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, याद रखना है कि एच भी, है ना बाबू, याद रखना है कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच भी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। एच न्यू होती है ना, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। पहले ये देखिए किसमें बोल रहा है कि तब ये कैसे, पहले कार्यफलन में, और कार्यफलन इक्वल टू क्या होता है, वर्क। प्यारे बच्चों पहला जो खर्च होता है कैसे होता है, कार्यफलन में, यानी वर्क के रूप में, डब्ल्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एच न्यू नॉट होता है। पहला जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बाबू कुल खर्च कैसे निकलता है, फोटान, जब फोटान जो होता है अपना कुल खर्च कैसे निकलता है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्यारे बच्चों कुल ऊर्जा यानी फोटान की जो ऊर्जा होती है कितना होती है, एच न्यू होता है। और प्यारे बच्चों पहला जो खर्च होता है कार्यफलन, और कार्यफलन को हम किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू नॉट से। और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एच न्यू होता है, एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, याद रखना है, तो एच न्यू नॉट हो गया। और प्यारे बच्चों जो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के कारण ये खत्म करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दूसरा जो खर्च है, खर्च का मतलब क्या, ऐड करना, किसके रूप में ये खर्चा कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि याद रखिएगा कि के मैक्सिमम के रूप में मान लीजिए कि खत्म कर रहा है।
क्या, ये के मैक्सिमम के रूप में खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारा एच न्यू है, एच न्यू है, ठीक है, बराबर है तो बराबर, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, एच न्यू नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस। अब के इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है प्यारे बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। तो के बदले हम क्या लिखेंगे, इसके के बदले हम लिख देंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे मैक्स है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस हो जाएगा एच न्यू नॉट, और बराबर के उधर क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन क्या है, तो इसमें एच कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यू अरे न्यू का यू बना रहे हैं, न्यू, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, और बराबर के उधर क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो इसका क्या है प्यारे बच्चों, ये सूत्र है, यही सूत्र आपको स्थापित करना था। तो ये आपको समझ में आ गया, यही सूत्र क्या करना था, आपको स्थापित करना था, यही सूत्र आपको स्थापित करना था, आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझाएंगे, ताकि हम ऐसे टीचर हैं कि जब तक समझाते नहीं है तब तक हम छोड़ते नहीं है। बाबू आपको समझ में आ गया कि फिर से मिटा के एक बार बताएं, फिर से मिटा के बताएं, चलिए फिर से, सही है लेकिन फिर से मिटा के बताते हैं, सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं बाबू, इतना ध्यान में रखिएगा, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए, अगर हम फिर से मिटा के बना रहे हैं तो ये सब आप लोग के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको कैसे भी समझ में आ जाए, क्योंकि आप हमारे चेले हैं, आपको समझ में आना एकदम तय है। देखिए, जब बोला जाता है कि जब प्रकाश आता है ना फोटोन के रूप में, तो प्यारे बच्चों बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा दो भागों में खर्च होता है। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो वो दो भागों में खर्च होता है। पहला जो खर्च होता है प्यारे बच्चों, कार्यफलन के रूप में, और यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज के रूप में। तो जो फोटोन का ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो बाबू फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, जो फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू होती है, और ये खर्च दो रूप में हो रही है। पहला खर्च क्या है, कार्यफलन, और कार्यफलन बराबर हमने क्या पढ़ा, डब्लू है ना, कार्यफलन बराबर क्या होता है, डब्लू नॉट, और डब्लू नॉट इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एच न्यू नॉट, है ना। देखिए पीछे दिखाते हैं, जब हम कार्यफलन आपको पढ़ा रहे थे, जब हम आपको कार्यफलन पढ़ा रहे थे, देखिए तो हमने क्या लिखा, एच डब्लू नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो यही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं, यही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो हमारा कार्यफलन होगा वो क्या होगा, डब्लू नॉट। डब्लू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो खर्च हो रहा है, खर्च होगा फिर तो प्लस में करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम लोग के मैक्सिमम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के मैक्सिमम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एच न्यू है तो एच न्यू हो गया, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे एच न्यू नॉट है तो एच न्यू नॉट, प्लस है तो प्लस, के का मान क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, आपको पता है ना, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ और सी बी स्क्वायर, और मैक्सिमम है तो यहाँ पे हम मैक्सिमम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, तो यहाँ पे एच न्यू है तो न्यू, बराबर है तो बराबर, ना बराबर नहीं, बराबर की इधर लाएंगे इसको, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर के उधर क्या बचेगा, हाफ, यहाँ पे सी बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, मैक्सिमम बच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आप बोलेंगे कि सर जी एच कॉमन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, और बराबर के उधर क्या बचेगा, तो हाफ सी भी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों हमारा सूत्र होता है, जो कि ये सब सारे के सारे ये जो बताए हैं ना 5 नंबर में पूछे जाते हैं, समझ लीजिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपको इतनी इजी तरीके से बता दिए। तो ये आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण का सूत्र निकालें, यानी समीकरण क्या होता है, तो यही हमारा समीकरण होता है। आपको समझ में आ गया कि एच क्या होता है, एच इंटू यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये हमारा सूत्र निकल गया, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, एक टॉपिक इसका बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक जो 5 नंबर का है उसको अगली क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इतना क्लास आपको समझ में आया, और ये छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और इससे एक भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना वादा है, इतना गारंटी है। या तो आइंस्टीन के अगर आपसे पूछ देगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके समीकरण को लिखिए, तो आप लोग ये पूरा लिख दीजिएगा, जो कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, और आप लोग एक बार बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।